चलिए आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। बात समझिए, इसको हमें पहले पढ़ना है कि बाद में? हम कहते हैं पुरानी चीजों को हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है? नई चीजों से। हमेशा कहाँ जोड़ा जाएगा? कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका पीछे का कुछ इतिहास होगा। जैसे आप कक्षा 10 में आए होंगे तो पीछे का इतिहास क्या रहा होगा? 9। कक्षा 11 में आए, पीछे का इतिहास 10। कुछ न कुछ पीछे से आपको लेकर आना है, ठीक? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हमें अच्छे से जानना है। तो इसके पहले आप क्या पढ़े हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़े हैं? हाइब्रिडाइजेशन में वो फार्मूला आपको याद है? Z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक? प्लस उस मॉलिक्यूल पर अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो वह प्लस होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस होगा। जितना निगेटिव चार्ज होगा उतनी संख्या में प्लस होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी संख्या में माइनस होगा, ठीक? तो प्लस करना है आपको क्या? निगेटिव चार्ज, और माइनस क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज। प्लस एक चीज और होती है इसमें, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम की श्रेणी में कौन आएगा बेटा? वो जान लो। मोनोवैलेंट की श्रेणी में आता है जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्योंकि ये एक ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोनोवैलेंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको कि मोनोवैलेंट किसको कहा जाएगा? इनको छोड़कर अगर कोई और एटम है तो मोनोवैलेंट नहीं होगा, तब उसको हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक? यहाँ तक क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी से हम निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम सीखेंगे और उसकी कमियों को जानेंगे। क्या जानेंगे? कमियों को ना। चलिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए। और क्या ले लीजिए? अमोनिया ले लीजिए। और क्या ले लीजिए? जैसे CH4। अब आप रिकॉर्ड हो रहा है, टाइमिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। देखना हो तो छू लो, मालूम हो जाएगा। हल्का छूओगे तो फिगर आ जाएगा, वो उस मोड में जाता है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपको ढूंढना आता है जो संख्या में कम हो, जो संख्या में हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है बेटा? सेंट्रल एटम, ठीक? तो यानी सारी कहानी किसके आसपास घूमेगी? सेंट्रल एटम के, ठीक? इसमें ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या है हमारा? सेंट्रल एटम। एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4। अब ध्यान से देखिए, यही आपका क्या है? आपका ये ऑक्सीजन का है ना। तो कई लगा आप, हमें कौन दिक्कत हो? हमें कौन दिक्कत हो? जब तुम्हें सबके तने ना समझ में होता तो हम साइड क्या सकते? 8 × 16, 17 × 34। देखो 2 और 6, 2 और 6। ये समझिए पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। यही दूसरी सेल वैलेंस सेल कही जाती है, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या कहे जाएंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। खूब अच्छे सीखिए। जैसे ऑक्सीजन का देखा जाए ऐसे होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ये बाहर की कक्षा है, बाहर की है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैलेंस सेल कहा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक? तो हम इसका निकालते हैं Z। क्या निकालते हैं? Z 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
प्लस कोई निगेटिव चार्ज नहीं इस मॉलिक्यूल पर, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। मोनोवैलेंट एटम 2, कितने हैं 2। कितना हुआ 6 2 8 और 8 का था 4। ठीक, यहाँ तक बात निकली। ऐसे इसका भी देखिए, नाइट्रोजन होता है 7, नाइट्रोजन होता है 7 को करेंगे तो 2 और 5, ये हमारा क्या है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम जेड निकालेंगे इसका 1/2 5 धन, कोई निगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, मोनोवैलेंट एटम 3। यहाँ भी जेड कितना आया 4। इसी तरह इसका देखिए, ये कहां से आ गया CH4 था ना। चलिए CH4 में देखते हैं, कार्बन का 6 तो करेंगे 2 और 4, तो 4 क्या है बेटा मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बाहरी कक्षा में उपस्थित है। तो जेड निकालेंगे 1/2 4 धन, नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं, 4 तो मोनोवैलेंट एटम है, तो ये भी हुआ 8 और 8/2 मतलब 4। ठीक, ये स्थिति देखिए कि सबका जो जेड आ रहा है वो 4 आ रहा है, सबका 4 आया। चलिए अब चलते हैं कहाँ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ ना, कहाँ चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। चलिए भाई आ जाइए, चलिए 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, 4 जोड़ना है। ठीक, जेड का मतलब किससे होता है, जेड का मतलब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, 4 आना है तो S1P3 यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए 3 और 4 ये तो सिखाते आए ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है 4। ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकालते हैं बेटा, जेड की संख्या से निकालते हैं। जेड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलिए यहाँ भी 4 है तो sp3, यहाँ भी 4 है तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं इसकी ज्योमेट्री पर। किसमें आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, 4 है, हाँ बोलिए। हाँ एकदम क्लियर, इसलिए मैंने कहा था बेटा कि आपको जो चीजें पिछली हैं वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री क्या आने वाली है टेट्राहेड्रल। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सब में एक जैसा है तो सबकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। चलिए अब टेट्राहेड्रल को देखा जाए, कि टेट्राहेड्रल को देखा जाए तो उसका शेप वो ज्योमेट्री है तो उसका कैसा फिगर बनेगा ना। यानी एक ऐसे जुटा होगा सेंट्रल एटम, एक क्या होगा सेंट्रल एटम, इससे ऐसे जुटे होंगे 4। ये है आपका टेट्राहेड्रल। क्या है ये टेट्राहेड्रल है। ठीक, ऐसी ज्योमेट्री होनी चाहिए सबकी। चलिए अब एक एक को चेक करते हैं, एक एक को चेक करते हैं। जेड जो होता है इनमें 2 चीजें आपको ध्यान देना होता है कि जेड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं। यानी जो ज्योमेट्री का संबंध है, ज्योमेट्री कहां से निकाली जाती है बेटा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। ठीक, लोन पेयर और बॉन्ड, यानी जो संख्या हमारी 4 आ रही है इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, तो ज्योमेट्री तो हो गई सबकी, कि सबकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। जरा इनको बना के देखा जाए कि वास्तव में टेट्राहेड्रल हैं तो इनका शेप क्या है, कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर। ठीक, आइए ऊपर थोड़ा चलते हैं, इसको लेकर दिखता है मॉलिक्यूल हमारा। ठीक, चलिए भाई पहला क्या है वाटर, पहला क्या है वाटर। सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन। इससे जुटे हैं 2 हाइड्रोजन, कौन जुटा है 2 हाइड्रोजन। संख्या होनी चाहिए कितनी बेटा 4, और यहाँ कितना मिल रहा है 2। 2 क्या है हमारा बॉन्ड पेयर है। समझिए जरा, सिखा रहा हूं। अगर जेड इक्वल टू 4 है और हमें देखना है वाटर में, किसमें वाटर,
तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग एटम की संख्या 2 है। वो कौन है? हाइड्रोजन। 2 ही तो है, ठीक। यानी ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा सराउंडिंग एटम में, ठीक। और संख्या होनी चाहिए कितनी? 4। यानी बॉन्ड पेयर की संख्या मेरे पास यहाँ 2 मिली जो हाइड्रोजन से मिल रही है। तो हमें निकालना क्या चाहिए? पहले लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ूंगा तब आना चाहिए 4। तो Z इक्वल टू होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहाँ संख्या 4 है और लोन पेयर मुझे पता नहीं है, बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है। इसको इधर भेजूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? लोन पेयर निकल जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। यानी 2 ठो लोन पेयर है और 2 ठो बॉन्ड पेयर है, ठीक। हम अब आसानी से दिखा सकते हैं फिगर को, क्योंकि हमें क्या मिल गया? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये संख्या आएगी आपकी 2। यानी ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं और इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। ये हमारा क्लियर हुआ। आगे क्या था मेरा? NH3। क्या था? NH3। NH3 की केस में भी Z की संख्या 4 है और NH3 के फार्मूले को देखिए। नाइट्रोजन मेरा सेंट्रल एटम है और इससे कितने जुटे हैं? 3 हाइड्रोजन जुटे हैं। इसका मतलब होगा बेटा कि 3 ठो हाइड्रोजन कैसे जुटे होंगे? बॉन्ड पेयर से जुटे होंगे। तो बॉन्ड पेयर की संख्या मेरी कितनी हो गई? 3। मुझे निकालना क्या है? कि लोन पेयर। तो लोन पेयर निकाल लेंगे। अब देखिए बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी मिल गई आपको? 3। और टोटल संख्या कितनी है? 4। जेड हमारा बताता है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये तो हो गया 4। अभी लोन पेयर हमें निकालना है और ये संख्या 3। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि लोन पेयर की संख्या यहाँ कितनी है? 1। यानी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। क्लियर? अब आते हैं किस पर? CH4 के केस में ना। एक नोट किया क्या? आप लोग इसको नोट करिए, जहां दिक्कत हो वहां बंद कर दिए। हो गया ना? इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि CH4 यही बनाना है मुझे, ठीक। अब आइए हम चलते हैं किस पर? CH4 के केस में ना। किस केस में? CH4 में कार्बन 2 और 4, ठीक। बात समझ में आता ना? यानी कार्बन के साथ कौन कौन जुटा है? 4 ठो हाइड्रोजन जुटा है, ठीक। जोड़ लीजिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जेड की वैल्यू भी कितनी है? 4। और बॉन्ड पेयर कितना मिल रहा है मुझे? 4। तो बिना सोचे विचारे हम लोन पेयर को 0 कह देंगे, ठीक। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से कि नहीं? अभी आई? चलिए भाई, अब हम आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से ये हमें मिल गई ज्योमेट्री। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पर। कितना? देखिए जो टेट्राहेड्रल की केस होती है बेटा, उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आना चाहिए था, ठीक। लेकिन इन दोनों केसों में वास्तव में उतना बॉन्ड एंगल आया नहीं, घट के आना शुरू हुआ। क्या हुआ? घट के आना शुरू हुआ। यही हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पा रहा था, यही हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता रहा था कि वास्तव में बॉन्ड एंगल ऐसा क्यों हो रहा है। इसका बॉन्ड एंगल कितना आया? 107 के आसपास आया और इसका बॉन्ड एंगल है 105 के। अब जरा सोचिए, उसमें 4 है तब 109 आया, इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए तो 107 आ गया, इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए तो लगभग 105। बॉन्ड एंगल घटता हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? यही हाइब्रिडाइजेशन और वो इसके पहले वाली जो थियरी आपने पढ़ा था ये डिस्प्लेन नहीं कर पाई कि वास्तव में ये बॉन्ड एंगल क्यों हो रहा है और शेप क्यों सबका डिफर आ रहा है। यहाँ जन्म होता है किसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
पेयर रिपल्सन थियरी। जरा समझिए उसको अच्छी सी बात। ये पूरा नोट कर लिया? यस सर। मैं पूरी कहानी उसके नाम से सिखा दूंगा ना, देखिए मिटाई हो। यस सर। चलिए नाम क्या था ध्यान से देखिए, बैलेंस सेल। बैलेंस सेल मतलब आप बाहर वाली कक्षा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक, पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़। अब उनमें रिपल्सन, बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें जो आपस में रिपल्सन है उसी की यह क्या है, थ्योरी। ये थियरी बताती है कि वास्तव में जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में डिफरेंट टाइप का रिपल्सन है। जैसे इतने बच्चे सभी हैं लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट का गुण रखते हैं, किन्हीं दो बच्चों का गुण एक जैसा नहीं होगा। अब जबकि सभी कक्षा 11 में है, आउटर मोस्ट सेल क्या है आपकी कक्षा 11, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है। तो ये थियरी कहती है कि बात यह है कि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब वो डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए उनमें रिपल्सन क्या है, डिफरेंट टाइप का है। मुख्य बात यही है इनकी, मुख्य बात यही है कि ये पूरी की पूरी थियरी इसी बात पर डिपेंड है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जैसे दो बच्चे एक जैसे अपने में दोस्ती है, इनकी दोस्ती इनके साथ है, इनका व्यवहार अलग, उनका व्यवहार अलग, कुछ तगड़े होंगे कुछ कमजोर होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे कुछ बहुत खराब होंगे, ठीक। खराब की दोस्ती खराब के साथ होगी, अच्छे की दोस्ती अच्छे के साथ, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। एक दूसरे से क्या रहना चाहते होंगे, दूर, एक दूसरे से क्या करना चाहते होंगे, दूर रहना चाहते होंगे ना। तो यही तो कहती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो पॉइंट 1 आते हैं, तब फिर हम आगे चलते हैं। क्या आते हैं, पॉइंट 1, ठीक। ये थियरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला पॉइंट रखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये किन की बात कर रही है पता है ना, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रही है थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑलवेज क्या करते हैं, रिपल, REPELLING, रिपेलिंग, प्रतिकर्षित करते हैं, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कारण बता सकते हैं आप, क्या दोनों पर एक ही प्रकार का चार्ज है, इसलिए कभी इनमें पटता नहीं। रिपेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को हमेशा, जैसे आप सभी बच्चे हैं, सबसे सबका नहीं पड़ता होगा, आपस में तनाव होता रहता है ना। और क्या करना चाहते हैं, ट्राइज, प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, टू रिमेन, रहने का, ए पार्ट, दूर दूर। पहले ही इन्होंने कहा, पहले पॉइंट में, ठीक, कि जितने भी ये हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम इनसे दूर रहें। और दूसरी पॉइंट में कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स have different order of repulsion, यानी इनमें आपस में तनाव तो है लेकिन तनाव एक जैसा नहीं है, ठीक। क्यों बोलत ना होए, चलो भाई हम तो उसे ना बोलत, क्यों बोले तो एक दूसरे के होता कि उनके सम्मान दे, एक दूसरे कहीं ना नीचे गिरा हुआ। और जब बोली हैं कुछ दिन वैसा झगड़ा करे वाला बोली हैं, यही सबका डिफरेंट काइंड्स है। एक थियरी कहती है कि अगर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उनमें रिपल्सन भी डिफरेंट टाइप का होगा। कहता क्या है कि लोन पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होता है,
अब यहाँ से थियरी का मूल पढ़िए। क्या पढ़िए? पूरी थियरी इन्हीं पर घूमेगी कि लोन पेयर में जो आपस में रिपल्सन होगा वो सबसे तगड़ा होगा। इससे कम कौन होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। यही इस थियरी का मूल मंत्र है, क्योंकि थियरी किस पर है? रिपल्सन थियरी है। क्या है? रिपल्सन। तो हमें आर्डर क्या जानना चाहिए बेटा? रिपल्सन का आर्डर जानना चाहिए कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। अगर किसी एटम पर दो ठो लोन पेयर हैं तो उनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक। और सबसे कम किस में है? बॉन्ड पेयर। तो दबाएंगे किसको? बॉन्ड पेयर को दबाएंगे। भाई दूसरे ने अगर मारा करे हैं तो अगले बगले वाला खुद ही डरा जाता है। यही तो होता है ना। दूसरे मारा करे हैं तो बगले वाला क्या कहे? जा है उसे मारा करें के जा रहे उनकी लम्बा है रहता। होता है नहीं होता? झगड़े में कोई जाना नहीं चाहता, भैया दूरे रहे, पता न से एक आध डंडा छटका थमक लग जाए। होता है नहीं होता? तो सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्सन होता है। अगर किसी के पास दो ठो है तो इनका तो दुर्भाग्य है, ये तो दबक जाएंगे, भैया के झगड़ा में भाग लिए, लंबे चला, ठीक। क्योंकि यहाँ क्या है? तगड़ा। जैसे कौन सी केस में? वाटर केस में दो लोन पेयर था और दो ही क्या थे? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ने दबाया तो बॉन्ड पेयर चिपक गया। अरे भैया कमजोर है ना कमजोर? बात समझ में आ रही है अच्छे से कि सबसे तगड़ा रिपल्सन किस में है? लोन पेयर। उससे कम लोन पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ये अच्छी बात हो गई। ये आपको पूरी थियरी की कहते हैं, ये की है, चाबी है। इससे पूरी थियरी खुल जाएगी। जो हाइब्रिडाइजेशन से आपको नहीं पता चल पा रहा था, शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, आप यहां से आसानी से पता कर लेंगे। तीसरे पॉइंट में आइए, ठीक। इसको डिलीट करता हूं। तीसरे पॉइंट में आइए। तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ यदि लोन पेयर इज 0, जैसे आप कार्बन की केस में देखे थे CH4 में लोन पेयर नहीं था, लोन पेयर नहीं था, तो उस समय जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वही क्या हो जाती है? शेप हो जाती है। क्या हो जाती है? शेप। यानी जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। इस बार कोई डिफरेंस नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं है कि एक भी लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगा। इफ इतना इतना एंड इफ एनी लोन पेयर, एनी वन, कोई भी है, एनी वन लोन पेयर आर प्रेजेंट, उपस्थित है। किस पर उपस्थित होगा बेटा? सेंट्रल एटम पर ही होता है ना। देन ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। एक भी लोन पेयर उपस्थित हो गया तो ज्योमेट्री और शेप आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक। बात यहां तक आ गई? ये आप लाइन हमेशा याद रखेंगे। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री शेप के एकदम बराबर होगी। इतना हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम जाने की ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। ज्योमेट्री का जो सीधा संबंध होता है, या हम कहें कि ज्योमेट्री किस बात पर डिपेंड करती है? ज्योमेट्री डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या पर। यह संख्या किसके बराबर होती है? जेड के। जेड से हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से हम उसकी ज्योमेट्री तक पहुंचते हैं। बात समझिए। ज्योमेट्री पहुंचेंगे कैसे? हमें हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर चाहिए, उससे हमारा मिल जाएगा जेड, जेड से मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से हम पहुंचते हैं ज्योमेट्री। पांचवें पॉइंट में, पांचवा पॉइंट कहता है शेप क्या है। पांचवा पॉइंट कहता है कि शेप क्या है। हम कहते हैं कि भैया ज्योमेट्री और शेप के लिए ऊपर हल्का सा बताया गया है कि ज्योमेट्री शेप तब होगी जब लोन पेयर बराबर 0 होगा तब। शेप भाई क्या? शेप कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कहां? अराउंड द
सेंट्रल एटम के चारों तरफ जिन एटम का जो अरेंजमेंट है वो उसका शेप है। हम कह सकते हैं यहां पर कि शेप इज इंडिपेंडेंट ऑन लोन पेयर। शेप का लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। यह किस बात पर डिपेंड होता है? सिर्फ बॉन्ड पेयर पर, यानी इट डिपेंड्स ऑन किस बात पर? ओनली बॉन्ड पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर पर यह डिपेंड करता है। अब दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। ज्योमेट्री में निकालना होगा तो हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों देखना होगा। शेप निकालना होगा, किसको देखना होगा? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। उसमें लोन पेयर को हमें भूलना होगा। जैसे मैं उसको देख भी रहा हूं तब भी मुझे हो कि मैं उसको देख नहीं रहा। बहुत कठिन बात कही मैंने, मारा वो ना दे हो ना कि भाई हम देखा थे कि लोन पेयर बा, अब हम ओके सोचब कि ना बा हमारे आंखी के सामने, हमें खाली बॉन्ड पेयर से मतलब बा, यानी उसको छुपाना पड़ेगा। सीधी सी बात समझिए, जब भी आपको शेप देखना होगा तो लोन पेयर को छुपाना पड़ेगा ना। जैसे पैसा सब चुरा के रहा था ना, लेकिन फिर चुराया नहीं कि चोर ले चला जाए ना। आजकल सोना वोना कम लोग पहनते हैं, काहे के मेला जावत कहीं चोरवा पहले सिकड़िए तोड़ के भागे ना, और एक कनवा छीन के लेके भाग जाए। इन नाते दूसरे बाजार में जावा करा तो सोना वोना कम पहन के जावा करा, आर्टिफिशियल पहन के जावा करा। यहाँ तक लिखे रहा शब्द ने। ये तो बात समझ में आ रही है कि यह बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी सिर्फ किस चीज की बात करती है? रिपल्सन की बात करती है। डिफरेंट टाइप के बॉन्ड पेयर आपके पास हैं, उनके बीच कैसा रिपल्सन है वो आप जान गए। क्या जाना आपने? कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, उससे कम बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। अब कहानी आपकी सही हो रही है ना, तो वापस चलते हैं वहीं। ठीक, कहाँ शुरू करें? जेड इक्वल टू 2 से शुरू करें ना। पहले हम शेप और ज्योमेट्री को कंफर्म कर लें, फिर उस एग्जाम्पल जाते हैं जो हमने शुरू में लिया था ना। समझिए, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपको, जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 से शुरुआत करेंगे। एक से कोई मतलब है नहीं, अकेला मतलब वो सिंगल एटम है, उससे कोई मतलब होगा नहीं। जेड इक्वल टू 2, इसमें यह बताता है बेटा कि यह दोनों चीजों का योग है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग है। ठीक, कोई डाउट? नो सर। नहीं ना, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि जेड इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर जेड इक्वल टू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आने वाला है sp। अच्छा, sp का ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। अब देखिए ध्यान से सीखिए। अगले पर ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर। ठीक, कोई डाउट? नो सर। अब मैं कंसीडर करूं कि दोनों बॉन्ड पेयर हैं, या कहूं एक बॉन्ड पेयर एक लोन। अब देखिए ध्यान से, यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। कैसे? यहीं से डिफर होने वाली है। ठीक, मैं मान सकता हूं इफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, अगर बॉन्ड पेयर 2 हो, ऐसी केस में लोन पेयर क्या होगा? 0, क्योंकि टोटल कितना आना है? 2। मतलब समझिए, बॉन्ड पेयर कैसे होगा? एक एटम सेंट्रल ए होगा, इसमें कितने बॉन्ड बने होंगे? 2 कैसे बने होंगे? एक ऐसा होगा, इसको बी लिखिए, और दूसरा ऐसा होगा। क्यों? कि ज्योमेट्री बताती है कि लीनियर। ठीक, और दोनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो सीधा सीधा इनका संबंध है। बॉन्ड एंगल कितने का है बेटा? 180। कोई डाउट? अब यहाँ केस बदल सकता हूं मैं कि बॉन्ड पेयर को एक कर दूं, बॉन्ड पेयर को एक कर दूं, और मैं कहूं कि एक तो लोन पेयर उपस्थित है, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए बेटा? 2। अगर ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए हमारा सेंट्रल एटम है,
एक बांड बना हुआ है जिसको हम बांड पेयर कह रहे हैं कि एक। अब एक लोन पेयर है, लोन पेयर को किधर भी लगा दीजिए, कोई ज्योमेट्री तो बनेगी। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। शेप क्या होगा इसका? क्योंकि ये एक जुटा है ना, शेप नहीं। क्यों नहीं शेप? कि एक हम चाहे यहाँ घुमाई दी, चाहे कि यहाँ लगा दी, कोई अर्थ नहीं। जब दो होता तब दिक्कत होती है। तो ज्योमेट्री तो यहाँ इसकी यह है, और इसका शेप इस समय क्या था बेटा? लीनियर। क्यों लीनियर था? क्योंकि बांड लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर इसका शेप जो होगा नो शेप हो जाएगा, कोई शेप नहीं। लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या है इसकी? लीनियर। क्यों लीनियर है? क्योंकि हम Z=2 में हाइब्रिडाइजेशन एसपी देख रहे हैं। एसपी में ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगी। हाँ, शेप बदल सकता है, शेप बदल सकता है, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बदलेगी। क्यों? ज्योमेट्री का निर्धारण कौन करता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निर्धारण कौन करता है? Z। ठीक। और ज्योमेट्री का लेना देना किससे होता है? लोन पेयर प्लस बांड पेयर से। तो यहाँ पर एक लोन पेयर एक बांड पेयर, संख्या 2, तो ज्योमेट्री तो ठीक है, लेकिन शेप, क्योंकि शेप का इस लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, उसको तो सिर्फ बांड पेयर से मतलब है। ये तो सीधी लाइन है, कहीं एंगल ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे एंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि इसको हमें छुपाना पड़ेगा। क्यों? शेप का संबंध किससे होता है? बांड पेयर से। तो लोन पेयर को हमें छुपाना पड़ेगा। कब? जब हमें शेप को देखना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आई? ये तो छुप गया हमेशा के लिए। फिर वापस लाता हूं, वापस ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? नहीं, धीमे धीमे चल रहा हूं। जानते हैं क्यों? सारी कहानी आगे इसी पर घूमेगी, सारी कहानी इसी बात पर घूमेगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना होगा, बांड पेयर निकालने होंगे, शेप निकालना होगा, ज्योमेट्री। खूब कॉन्फिडेंस से चलिएगा। अब मैं आता हूं दूसरी केस में कि Z=3, Z=3, यानी हम कहेंगे बेटा कि लोन पेयर प्लस बांड पेयर की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम दूसरी बात क्या निकालते हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन। 3 है, देखते रहिएगा, तो आएगा sp2, क्योंकि जोड़ने पर 2 1 3, यहाँ 3 बराबर हो गया। अब sp2 की ज्योमेट्री क्या है बेटा? ट्रायंगुलर। इसका है ट्राइगोनल। क्या है? देखो, ट्रायंगुलर। ठीक। ये ट्रायंगुलर कैसे पता चला हमें? हाइब्रिडाइजेशन से पता चला। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? पता चला Z की संख्या से। यहां तक ठीक बात हो गई? अब हम आते हैं कैसे देखते हैं। इसमें अगर हम कहें कि बांड पेयर की संख्या 3 और लोन पेयर की संख्या 0, क्योंकि हमें तो उल्टा पलटा करके सीखना है। अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा बेटा? शेप होगा। ठीक, और शेप ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायंगुलर। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? ट्रायंगुलर कहिए चाहे ट्राइगोनल प्लेनर कहिए, दोनों मतलब एक ही है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आइए, दूसरी बात हो सकती है इसमें कि बांड पेयर को 2 करिए और एक को लोन पेयर करिए। ठीक, ज्योमेट्री तो अभी वही रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा? वही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री का निर्धारण कौन करता है? दोनों का योग, दोनों का योग। तो अभी भी ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां तक बात समझ में आई? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, आगे चलते हैं। अब जरा सा इसकी संरचना देखिए, तब तो शेप का निर्धारण करेंगे ना। ज्योमेट्री तो क्लियर हो गई कि वही है, लेकिन शेप को हमें समझना पड़ेगा। एक होगा सेंट्रल एटम,
इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 2, यानी इससे 2 बॉन्ड जुटे हुए होंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने ए रखा, तो ये बी हो गए। ठीक, तो ये कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर, ये शर्त पूरी हो गई। अब एक होगा लोन पेयर। क्या होगा? लोन पेयर। अब इसका फिगर समझिएगा, ऊपर वाले का। ठीक, इसका फिगर कैसा होगा? एक सेंट्रल एटम होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 बॉन्ड पेयर। ठीक, जैसे इसका नाम मैं ए रखूं, यह बी है और यह बी है। ये बॉन्ड एंगल कितना बनेगा बेटा? 120 डिग्री का। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। ठीक, बस समझ आ गई यहां तक? ये तो तब केस बनी जब बॉन्ड पेयर 3 था और लोन पेयर 0 था। अब ये केस आ रही है कि बॉन्ड पेयर 2 हो गए और लोन पेयर 1 हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री इसकी ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ज्योमेट्री इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। क्लियर? क्यों? कि ज्योमेट्री का संबंध दोनों से होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। शेप का संबंध किससे है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। देखेंगे कैसे? लोन पेयर को छिपाना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं लोन पेयर को छिपा दूं तब कैसा शेप दिख रहा है आपको? वी शेप दिख रहा है, एंगुलर दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है। देखिए इस बार चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? जरा सोचिए। ज्योमेट्री तो वही रही, ज्योमेट्री तो वही रही। हाँ भाई, चलो एक और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या रही इसकी? एकदम शेप के बराबर रही। और वो क्या रही बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर रही। ट्राइगोनल प्लेनर रही। यहाँ ज्योमेट्री क्या मिली आपको? ज्योमेट्री क्या मिली आपको? ट्राइगोनल प्लेनर मिली। शेप कैसा मिला आपको? शेप मिला आपको बेंड कह सकते हैं, वी शेप कह सकते हैं ना, या एंगुलर कह सकते हैं। ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब ये हुआ कैसे? यहीं पर वेस्पर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है कि ये जो लोन पेयर है इसने क्या किया? बॉन्ड पेयर को दबा दिया, क्योंकि रिपल्सन का क्रम ये दूसरे स्तर का है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनके बीच रिपल्सन ज्यादा है। ध्यान समझिए यहीं पर आप अच्छे से कि ये जो हमारा लोन पेयर है और ये जो मेरा बॉन्ड पेयर है, इधर से रिपल्सन ज्यादा, इधर से रिपल्सन ज्यादा। यानी ये जो दिखा रहा हूं फिगर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और जबकि ये रिपल्सन बॉन्ड पेयर का है। बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है जो कमजोर है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन तगड़ा है, दोनों तरफ से पड़ रहा है, इसलिए इसको दबा देता है। और इनके बीच का जो है रिपल्सन थोड़ा कम है, क्योंकि आर्डर में या तीसरे आर्डर में है। पहले में कौन था? लोन पेयर, दूसरे में लोन पेयर और तीसरा था बॉन्ड पेयर। तो ध्यान दीजिए, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है और ये बॉन्ड पेयर है। तो मजबूत कौन पड़ेगा ये? तो ये क्या करेंगे? इसको ऐसे जैसे है, यहाँ लोन पेयर है, ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं दोनों, ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो इसके बीच का जो रिपल्सन है वो तगड़ा है, इसके बीच का रिपल्सन तगड़ा है जिसने दबा दिया नीचे, और नीचे क्या है? बॉन्ड पेयर जो कमजोर है। ठीक, हम कह सकते हैं यह एंगल होना कितने चाहिए था? 120 का, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर का है। तो ये ग्रेटर देन 120 डिग्री हो जाता है और यह लेस देन 120 डिग्री का हो जाता है। बात समझ में नहीं रही? ठीक है, शेप देखिए, जबकि हाइब्रिडाइजेशन वही है। पकड़िए यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 का 3 इसमें है। ध्यान समझिए, बॉन्ड एंगल इसमें 120 का 3 है,
इसमें ग्रेटर देन 120 का 2 है और लेस देन 120 का 1 है। ठीक, शेप इसका चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? रिपल्सन के कारण। ठीक, बात समझ में आई? अब एक केस और बन सकती है इसमें, एक केस कि बॉन्ड पेयर की संख्या 1 कर दी जाए, बॉन्ड पेयर की संख्या 1 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए। तो ऐसे मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं। ए है, मान लीजिए सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ तक गया सेंट्रल एटम, ये शुरुआत करते हैं। देखिए सेंट्रल एटम है, मैं कर दूं एक बॉन्ड पेयर, इससे एक एटम बी जोड़ दूं, बॉन्ड पेयर एक हो गया, और 2 लोन पेयर दे दूं, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। फिर वही वाली कहानी आ गई, जब शेप देखना होगा छुपा लूंगा, शेप देखना होगा कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो नो शेप होगा इसका। क्या होगा? नो शेप। यानी जब शेप ही नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को करने से कोई मतलब नहीं है। यहां तक बात समझ में आई सबको अच्छे से? हैं? आ गई? आगे चलें? चलिए भाई, अब किस केस में आए? 4 में आए? एग्जाम्पल चलें। इतनी बात पहले सबको समझ में आई है, ये बताइए मूल थियरी क्या कहती है बेटा? हमें रिपल्सन चेक करना है, लोन पेयर बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक, उसका प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है? उसके शेप पर। कहाँ पड़ने वाला है? ज्योमेट्री प्रभावित होगी? नहीं, ज्योमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तब एग्जाम्पल चलें, आपके दिमाग का क्या करें? एक्सरसाइज ना। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या ले? SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, सल्फर है कितना बेटा? 16 ना। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? जेड। पहले क्या निकालना होगा? जेड। ठीक, तो सल्फर तो है 16, बांटेंगे 2 8 6, 2 8 6 बांट ले नहीं सब जने जी के नहीं होता, पूछ ले मौका आओ नहीं, बाद में ना चम्मच में पानी लिया है वही डूबो ही तो सब। ठीक, चम्मच में पानी लिया है डूब जाएगा कि नहीं? मैं आपको ना इस खिड़की से फेंक सकता हूँ बाहर, और चम्मच के पानी में ना डूबो पाई तो सब चम्मच के पानी में सब जने संगे डूबो और सब जने की खिड़की से हम एक दान में बाहर फेंक सके। केमिस्ट्री का आदमी है, ठीक है ना? तू जे सबसे मोट हो है ना, ओके या अंगूठी में से हम पार कर सके। चलिए आइए जेड पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? जेड पर। तो जेड निकालने का तरीका क्या था? 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम। अभी दांत तोड़ूंगा तुम लोगों का। मैंने बताया था हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, इसको छोड़कर कोई मोनोवैलेंट नहीं होगा। तो कहाँ से लाया है इसको? नदी में से उखाड़ के लाया कि जंगल में से? कहाँ से लाए? जंगल में से। कुछ नहीं है तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 6 दे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितना निकला इसका? sp2। बहुत सही जा रहे हैं। sp2 जब होता है तो उस समय ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, क्लियर? चलिए अब देखिए, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन जुटे हैं। ठीक, हम जब जेड पा जाते हैं तो जेड को कहते हैं बेटा कि यह लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का योग होता है।
लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को जोड़ेंगे तो जेड आता है। जेड हमारा इस समय 3 आया है। सल्फर के साथ कितने एटम जुड़े हैं ऑक्सीजन के? 3। तीनों बॉन्ड बनाए होंगे तो बॉन्ड पेयर की संख्या 3, यानी लोन पेयर प्लस 3, क्योंकि सल्फर के साथ कितने एटम जुटे हैं वो बॉन्ड बनाए होंगे, तो 3 जो जुटे हैं तो 3 जो बॉन्ड बनाए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 0। लोन पेयर की संख्या 0। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। अब जरा सा देखिए, इसका मतलब सल्फर होगा सेंट्रल एटम, इससे जुटे होंगे ऑक्सीजन ऐसे और ऐसे। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई ना? अब क्या बचा इसमें? ज्योमेट्री और शेप। चूंकि लोन पेयर की संख्या 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या आती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब इसका शेप क्या होगा बेटा? वही होगा जो ज्योमेट्री होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोन पेयर की संख्या 0 है। ये सभी बॉन्ड पेयर है, आपस में एडजस्ट करके विधिवत आराम से रहेंगे। इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120, क्योंकि झगड़ा ही नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर है तो सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिलजुल कर। तो बॉन्ड एंगल सबका क्या होगा? 120 डिग्री। चलिए, हो गया? यहाँ तक बात समझ में आई? निकालना आ जाएगा सबको? क्लियर? क्यों कंफ्यूजन हो तब वो पूछ ले, नहीं तो एक बाद फिर हम पूछब। शेप लोन पेयर दो कहाँ शेप बनेगा बेटिया? वो सिखाया है। जब दो ठे लोन पेयर हो जाए तो बॉन्ड एंगल कहाँ देखेंगे? सेंट्रल से किसी का तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए। जैसे मान लो तोरे बगल में दीवार हो, चलो ठीक हो, तू उठन गो और वो दिवलिया ना हो तब मतलब कुछ तो होना चाहिए बगल में ना। हम दिखाते हैं फिगर आपको। ये है आपका सेंट्रल एटम। आपका कहना है सर कि 2 लोन पेयर हो जाए, अब एक बॉन्ड पेयर हो जाए। तो जब हम शेप देखेंगे तो इसको छुपाएंगे, तो सेंट्रल के साथ एक ही तो जुटा है जिसका कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि एक और होगा तभी तो इससे लीनियर कम से कम होता है बेटा। तो सेंट्रल से ऐसे हम बॉन्ड एंगल दिखाते हैं ना, तो कम से कम इधर इधर दोनों होना चाहिए ना। अब ये तो है क्या? ये आपका क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को जब छुपाएंगे तो शेप बनेगा ही नहीं। ठीक, बस समझ में आया ना? अंतिम में सिखाया था आपको, अभी अंतिम में सिखाया था ना। अब आप क्वेश्चन लिखिए जरा सा। ये समझ में आ गया सबको? सब कर लेंगे? अब मैं क्वेश्चन कर देता हूं कि फाइंड, क्या ज्ञात करिए? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करिए, लोन पेयर ज्ञात करिए, बॉन्ड पेयर ज्ञात करिए, ज्योमेट्री ज्ञात करिए एंड शेप। आप इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है। क्या क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप। इतनी चीजें आपको दिखानी है ना। तो पहले छोटा सा लेता हूं, अच्छा सा छोटा सा NO3। क्या लेता हूं? NO3 पर एक माइनस चार्ज। ठीक, अब इसको थोड़े टाइम के लिए बंद करते हैं ना।